यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर दिल्ली। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की सियासी तपिश और बढ़ गई है। बीजेपी इस बार भी जीत का परचम लहराने के लिए पुरजोर कोशिशों में लग गई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या विपक्ष इस बार लड़ता हुआ दिखाई देगा या पिछली बार की तरह इस बार भी चारों खाने चित हो जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए आप। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की सियासी तपिश बढ़ गई है। जिला पंचायत में बड़ी जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद और अब उसकी नजर सूबे की ब्लॉक प्रमुख की सीटों पर काबिज होने की है। यूपी में 826 ब्लॉक प्रमुख पद पर चुनाव। 10 जुलाई को होगा मतदान। बीजेपी की तैयारी पूरी। सपा और कांग्रेस ने बनाई नई रणनीति। बीजेपी ने यूपी के सभी 826 ब्लॉकों में प्रमुख पद पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी ने ब्लॉक प्रमुख पद के लिए अपने प्रत्याशियों को भी मैदान में उतार दिया है और अब चुनावी रणखेल रोचक हो गया है। अभी तय होना है समतल। पहले एक बार क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी आ रहे हैं, एक बार बैठकर जिला के बारे में तय करेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है और अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर कवायद शुरू हो गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में धन बल सत्ता, डराना धमकाना, घर में घुसकर परिवारजनों को धमकाना, बुलडोजर का प्रयोग बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा करना, फर्जी मुकदमे एनएसए लगा देना, जिला पंचायत अध्यक्षों को पर्चा न भर देना, इस तरह की प्रक्रिया देखी गई है। ब्लॉक प्रमुख में भी यही दोहरा रही है सरकार। डर गई है सरकार। बीडीसी सदस्यों की सूची, उनके परिवारजन समर्थकों की भी सूची सुना है थानेदार द्वारा मांगी गई है। ये किस तरह का लोकतंत्र है और क्या ये जीत जनता की जीत है? आप जनादेश का अपहरण कर रहे हैं और जो जनादेश का अपहरण करेगा उसको जनता जवाब देगी। समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी दलों की ओर से सपा और कांग्रेस ने ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव लड़ने का मन बनाया है। हालांकि बसपा ने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव से खुद को अलग कर लिया है। बीजेपी ने सभी ब्लॉक प्रमुख सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया था, जिसके चलते मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। हालांकि ब्लॉक प्रमुखों का जो सूची जारी होनी ब्लॉक प्रमुखों के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की तरफ से वो क्षेत्रीय कार्यालयों से होनी है, लेकिन एक बड़े फैसले के बाद भाजपा के इस दफ्तर में एक मीटिंग चल रही है जिसमें ये तय किया जाएगा कि वो कौन से विधायक होंगे, सांसद होंगे, पदाधिकारी होंगे जिनके परिवार वालों को टिकट मिलेगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। शामली में एक व्यापारी नौकरशाही और दलालों के गठजोड़ में कैसे फंसे और फिर किस तरह हुआ लाखों रुपए की दलाली का खेल, आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते भी हैं और आसान भाषा में समझाते भी हैं। एक साल पहले 20 लाख रुपए मेरे पास लेके आया था। धोखेबाज नहीं है। आप पूछ भी लियो सर। मन लगाकर सुनिए शामली की नौकरशाही की दलाल कथा। दलाल और अफसर बताएंगे रामराज में दलाली की प्रथा। तहसीलदार से लेकर भी अंदर भ्रष्टाचार के दलदल में, छापों में रिश्वतखोरी, सरकारी जमीन का बंदरबाट सरेआम। शामली नगर पालिका की एक सरकारी जमीन शहर के डब्बू चावल नाम के कारोबारी के कब्जे में सालों से है। डब्बू के विरोधियों ने ये जमीन खुद कब्जाने के लिए 20 लाख रुपए की न्योछावर पुलिस से लेकर प्रशासन के अफसरों पर लुटाई।
जमीन से डब्बू का कब्जा हट गया और इलाके के तहसीलदार के हिस्से में आए 3,85,000 रुपए। शामली में इन अफसरों के गैर रजिस्टर्ड दलाल दीपक बंसल और तहसीलदार शामली अजय शर्मा की ये बातचीत खुद दीपक बंसल ने भारत समाचार को मुहैया कराई है। इसलिए तो कह रहा है, लेकिन दिलदार मतलब 1 साल पहले 20 लाख रुपए मेरे पास लेके आया था यार। धोखेबाज नहीं है। आप पूछ भी लियो सर। अच्छा 20 लाख रुपए मेरे पास लेके आया था इसी प्रॉपर्टी के। तूने छोड़ दिया मामला? मैंने नहीं, मेरे पास रखे था ये 2 दिन। मैंने हाथ घुमाया। मैंने कहा काम पक्का हो तो सर करने में फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मुझे पता लगा कि भाई कोई कर नहीं पाता मेरे अलावा। हाँ, इसीलिए कि वहाँ कोई कर नहीं पाएगा। तो अब इसका आरोप है कि 25 लाख रुपए तहसीलदार साहब ने ले लिए और कब्जा करा। चलो सही है। इसका फिगर और उसका फिगर मिल रहा है। अच्छा मिल गया। अबे 385 लिखो। ठीक है बात सर। तू किसके पक्ष में है तू, ये बता पहले तो। सर मैं तो डब्लू के पक्ष में आ जाऊंगा। बस आपको डब्लू को मेरे पास भेजना कि वहाँ से हो गया काम और कुछ। उनका और चौधरी लोगों का कुछ जो है बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा था। एक ज़मीन है वहाँ माजर रोड पे, उसमें कई हज़ार गज इनकी है, उसमें ज़रूर 500-600 गज, ये तो मेरे ध्यान नहीं कितने गज नगर पालिका की भी है। आगे की पट्टी है हमारी। ये उन्होंने एक बार पुलिस वालों ने पुलिस वाले जाके काफ़ी तहसीलदार वगैरह जाके उनका कब्जा कराया था। तो मैंने उनसे कहा भाई ये तो ज़मीन नगर पालिका की है, इस बार कब्जा क्यों करा रहे हो आप? तो उन्होंने फिर मैंने डीएम साहब को लिख के दिया, तो डीएम ने आदेश कर दिए तहसील ऊन को कि वहाँ के तहसीलदार या वहाँ के कानून को पटवारी आके इस पर दोबारा निशान लगाए। उन्होंने जो निशान लगाए वो हमारे हिसाब से सही नहीं थे। फिर मैंने दोबारा लिखा कि आप एक बार फिर उसका निशान लगवा दें हमारे सामने, ये बिल्कुल गलत तरीका है, हमारी ज़मीन नहीं दबनी चाहिए। डीएम भी इस बात से रजामंद थी कि ज़मीन नहीं दबनी चाहिए, और वो ज़मीन जो है अभी तक फिर दोबारा पैमाइश नहीं हुई उसकी। प्रशासन शामली का बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है और वो मुझे मिलाकर मुझे एक डमी के रूप में प्रयोग कर रहा है। एडीएम शामली अरविंद कुमार सिंह, जिसके मेरे पे पर्याप्त सबूत हैं, और तहसीलदार शामली अजय कुमार शर्मा, उनके पर्याप्त सबूत है, और डीएम शामली जो कि इन सब का सरगना है। डीएम का सभी लेन देन जो है अरविंद कुमार एडीएम करते हैं और तहसीलदार शामली इन सब चीज़ों का जाल बिछाते हैं। तो इन लोगों को व्यापारियों से पैसे उतारने के लिए मुझे संपर्क सूत्र बनाया गया। पहले मेरे पे इन्होंने मुझे एक कोविड के टाइम में मुझे एक राशन किट का टेंडर के लिए बुलाया कि ये टेंडर करो, और ये सारा टेंडर मेरे हाथ में है। इस बातचीत के वक्त दीपक बंसल ने तहसीलदार अजय शर्मा के साथ मिलकर डब्बू चावल को सरकारी जमीन के बंदरबांट के लिए 20 लाख रुपए वसूली की योजना बनाई और उसे अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। ये रिकॉर्डिंग भी भारत समाचार के पास सुरक्षित है। नौकरशाही में दलाली के चलते नगर पालिका का अब तक सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं हो सका है। कानूनी और गैर कानूनी कामों को लेकर शामली में अफसर और दलाली की ये अकेली कहानी नहीं है। एडीएम अरविंद कुमार इस दलाल कथा के बड़े किरदार हैं। शामली के बड़े कारोबारी राम कुमार, राजीव कुमार, तेल कंपनी सीवीटी समेत करीब 25 व्यापारियों पर बीते महीनों में छापेमारी हुई और दीपक बंसल के जरिए अफसरों ने उनसे करीब 80 लाख रुपए वसूले। ये दावा कैमरे के सामने दीपक बंसल ने खुद किया है। एडीएम पर कोरोना काल में शराब तक बेचने का आरोप दीपक बंसल ने लगाया है। दीपक बंसल शामली में मोबाइल की दुकान चलाता है। उनके घर की सभी एक इलेक्ट्रॉनिक चीज मेरे क्रेडिट कार्ड मेरे फर्म के अकाउंट से खरीदी हुई है, जिसके बिल भी मेरे पास हैं। उनकी पूरी व्हाट्सएप चैट शुरू से लेके आज तक की सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैंने ले रखा है। एक गाड़ी मेरी है यूपी 19L2828 जो कि उन्होंने अपने की रिश्तेदार या परिवार के नाम करा ली है, बिना मेरे साइन, मेरे बिना मुझे बताए, बिल्कुल धोखे से। पिछले लॉकडाउन में इनके द्वारा शराब की तस्करी करी गई इनकी आवाज़ से, उसके भी मेरे पे सबूत हैं। ये अपने आवाज़ से शराब की पेटियां बेचते थे, मुझे रेट डालते थे, मेरे पे दबाव बनाया कि अगर तुमने ये सब काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी दुकान पे रिकवरी कर दूंगा। दीपक बंसल की दलाली से प्रसन्न होकर कोरोना काल में राशन किट बांटने का टेंडर दिया गया था। उसके नाम एडीएम फॉलोवर बलराम की साझेदारी में पृथ्वी ट्रेडर्स नाम की एक कंपनी भी रजिस्टर्ड है, जिसके जरिए उसे सरकारी काम मिलते हैं। शामली की नौकरशाही का दलाल नदी में खनन कराने का भी ठेकेदार है। खनन का पट्टा किसान निजायज हसन के नाम से है, लेकिन खनन दीपक बंसल करता है। इसके बदले उसने एडीएम अरविंद कुमार को ये स्कॉर्पियो गाड़ी खरीद कर दी है। दलाली का ये सिंडिकेट जिले में चले और डीएम को खबर ना हो, ये मुमकिन नहीं।
दलाल दीपक बंसल ने खुलासा किया कि खनन के कारोबार से डीएम को 2 लाख रुपए महीना जाता है। कोरोना काल में 1,06,000 का एक मोबाइल डीएम जसजीत कौर के पति के लिए खरीदा है, जिसका एक हिस्सा सरकारी ट्रेजरी से भुगतान किया गया है। शिकायत के 3 दिन के इंतजार के बाद डीएम जसजीत कौर ने आधिकारिक रूप से सफाई दी है। डीएम साहिबा बता रही हैं कि एक एफिडेविट लेने के बाद अब शिकायत ही जिंदा नहीं रही। जो ये वायरल कुछ सोशल मीडिया पे कुछ चैट है, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो वायरल हुए हैं, उसके संबंध में जो शिकायत करता है आज वो यहाँ पे मौजूद हुए हैं और उन्होंने उस शिकायत के संबंध में एक एफिडेविट भी दिया है और पूरे परिवार सहित बयान दिया है कि किसी के बहकावे में आकर वो ऐसी शिकायत कर रहे थे और उन्हें कोई भी ऐसी शिकायत नहीं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखने वाली सरकार के राज में शामली की जिलाधिकारी जसजीत कौर एक एफिडेविट के आधार पर इस पूरे बड़े भ्रष्टाचार के मामले का पटाक्षेप करने को आतुर हैं। लेकिन हमारे पास दीपक बंसल की दी हुई करीब 500 से ज़्यादा पन्नों की यह मोटी फाइल है, जिसमें बहुत सारे व्हाट्सएप चैट, ऑडियो के रिकॉर्ड्स और ऐसे दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं कि अफसरों और दलाल के बीच का ये जो रिश्ता है ये शुद्ध दलाली और भ्रष्टाचार का है। शामली से अपने सहयोगी संवाददाता रविंद्र और कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। गोंडा के भ्रष्ट अधिकारियों ने 1 साल में करोड़ों का बंदरबाट किया। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर रुपयों का जो बंटवारा हुआ वो अब इन लोगों के लिए आफत बन गया है, क्योंकि भारत समाचार ने पूरे उत्तर प्रदेश के सामने वो दस्तावेज सामने रख दिए हैं जिसमें इन लोगों ने डबल लाभ एक व्यक्ति को दिया और करोड़ों डकार गए। भ्रष्ट अधिकारियों की खुल गई पोल, करोड़ों का घोटाला अब कार्यवाही की डोर। कमिश्नर की जांच में खुल गया खेल, 1 साल में 9 करोड़ के घोटाले का खेल। ये है गोंडा के सीएमओ का कार्यालय और इस कमरे में होता है करोड़ों के घोटालों का खेल। अभी तो डॉक्टर राधेश्याम केसरी सीएमओ है, लेकिन साल 2019-20 में सीएमओ रही डॉक्टर मधु गोरेला ने इस बिल्डिंग में करोड़ों के वारे न्यारे किए हैं। 1 साल में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर सीएमओ ने 9 करोड़ रुपए हजम कर लिए। इस घोटाले में केवल एक सीएमएस ही शामिल नहीं है, बल्कि सीएमओ से लेकर पूरे जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। गोंडा का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से घोटाले के दलदल में दब चुका है। लगातार एक के बाद एक जिस तरह से घोटाले गोंडा में हो रहे हैं, उनकी गूंज जो है कि शासन से लेकर के जिले में भी सुनाई देने लगी है। मुकेश श्रीवास्तव का मामला अभी थमा नहीं था कि एक जो ताज़ा मामला है 2019-20 में वो करीब 9 करोड़ 13 लाख रुपए घोटाले का सामने आया है। बताया जाता है कि जिन कामों का टेंडर करा करके जो काम कराने चाहिए, जो सामान टेंडर करा के खरीदे जाने चाहिए, वो सामान जो है वो कभी 75,000, कभी 76,000, कभी 78,000 करके फुटकर में उन सामानों को खरीदा गया और किसी भी काम का कोई टेंडर यहाँ पे नहीं कराया गया। ऐसे करीब सैकड़ों की संख्या में काम हुए हैं, जिसमें से 9 करोड़ 13 लाख रुपए का जो अधिकारी हैं उन्होंने पूरी तरीके से गबन कर लिया है। इसमें केवल एक सीएमएस या सीएमएस ही शामिल नहीं है, बल्कि सीएमओ से लेकर के और जो जिला अस्पताल और महिला अस्पताल के सीएमएस हैं उनकी भूमिका संदिग्ध है। साथ में जो 16 सीएससी हैं उनके जो अधीक्षक हैं उनकी भी भूमिका पूरी तरीके से संदिग्ध पाई गई है। रडार पर एक सीएमओ, 2 सीएमएस और 16 अधीक्षक, सभी पर गैंगस्टर एक्ट में केस की संस्तुति। सभी की चल संपत्ति कुर्क के आदेश। डीएम ने एसपी से 10 दिन में मांगी रिपोर्ट। साल 2019-20 में सीएमओ थी डॉक्टर मधु गोरेला। घोटाले के पटकथा ऐसे लिखी गई है कि जेएसवाई में एक ही लाभार्थी को 2-2 बार भुगतान कर दिया गया। बिना टेंडर कोटेशन पर ही 9 करोड़ की खरीदारी की गई, जिसके बाद कमिश्नर की जांच में पूरा खेल सामने आ गया। डीएम ने मामले में एसपी को पत्र लिखा है, जिसमें एक सीएमओ, 2 सीएमएस और 16 अधीक्षक रडार पर है और सभी पर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की संस्तुति की गई है। इतना ही नहीं, सबकी चल अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश भी जारी हो गया है। फिलहाल डीएम ने एसपी से 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है। डीएम मार्कंडेय शाही की ओर से एक पत्र
एसपी को लिखा गया है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जितने भी घोटाले 9 करोड़ 13 लाख रुपए की खरीद से लेकर के और हर प्रकार की अनियमितता में हुए हैं, उन सब के दोषी ये लोग हैं और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज करके उनकी जो चल अचल संपत्ति है उसको कुर्क किया जाए। क्योंकि लगातार जैसे एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। मुकेश श्रीवास्तव का जो मामला सामने आया था उसमें भी हाल ही में डीएम की ओर से एक पत्र लिखा गया है कि जो एसआईटी की जांच चल रही है उसमें बाकायदा उनका सहयोग किया जाए ताकि किसी प्रकार की जांच प्रक्रिया जो है वो कहीं से बाधित न होने पाए। अब इस मामले में देखना होगा कि जो डीएम की ओर से पत्र लिखा गया है उसमें 10 दिन के भीतर पूरी आख्या रिपोर्ट मांगी गई। क्या कुछ कार्रवाई होती है ऐसे अधीक्षकों के खिलाफ, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ जिन्होंने इस पूरी अनियमितता में साथ दिया, पूरी तरीके से घोटालेबाजों को पूरी तरीके से सह दे करके ये इतना बड़ा घोटाला कराया। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, लेकिन जौनपुर के इस बुजुर्ग दंपत्ति के लिए ये सब बेकार की बातें हैं, चूंकि ये ऐसे कई सालों से रह रहे हैं। बुजुर्ग दंपत्ति सरकारी सुविधाओं की राह देख रहे हैं। मकान जर्जर होकर गिरने के कारण सड़क किनारे आ गए हैं, सूखे पेड़ के नीचे तिरपाल डालकर रह रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है, पर यह रिपोर्ट आप जरूर देखिए। ये जो रोड आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस रोड से कई बार विधायक का काफिला गया होगा। कई बार खंड विकास अधिकारी से लेकर कई आला अधिकारी गए होंगे, लेकिन इस बेबस परिवार पर किसी की नजर नहीं पहुंचती। ये तस्वीर साफ तौर पर इशारा करती है कि सरकार द्वारा भेजी जाने वाली सारी सुविधाएं धरातल तक पहुंचने का नाम नहीं ले रही है। कैराकत के मीरपुर देवकली में सड़क किनारे कमला प्रसाद विश्वकर्मा अपनी बीमार पत्नी के साथ जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। अपना घर चलाने के लिए ये बुजुर्ग गांव वालों के कहने पर लोहे और लकड़ी के छोटे छोटे सामान बनाते हैं और उसी से मिलने वाले 10 से 20 रुपए में अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत समस्या, आँख से ना लौकत है, गोर से ना सही है, लड़का बच्चा भी ना है। अब ये 10-20 मिली तो ये बट्टी चोखा बनावल जाए, जो दिन ना मिला तो दिन वैसे भूखे मरा। कि हम प्रधान के मुंह पर कह देंगे, प्रधान से कहें तो कहें कि तुम्हें कॉलोनी नहीं मिलेगा। ये पति पत्नी पिछले 5 सालों से इसी तरह सड़क किनारे सूखे पेड़ के नीचे कपड़ों की दीवार और छत बनाकर रहते हैं। बरसात में पानी से बचने के लिए प्लास्टिक ओढ़कर सोते हैं। इन्होंने कई बार सरकारी मदद के लिए गुहार लगाई है, ग्राम प्रधान से आवास की समस्या बताई है, लेकिन वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली। 5 साल से 5 साल से यहीं रह रहे हैं। हाँ, पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे कोई सरकारी सुविधा आप लोग को नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं मिली। प्रधान से बात किया, प्रधान ने हमको डांट के हटा दिया कि लोहारों के लिए कोई सुविधा नहीं है। कमलेश यादव हैं। अच्छा, वही हैं? वही प्रधान है, 20 साल से वही है। 20 साल से ही हंसुआ खुरपी फरकते हैं, इसी से में जो 10, 20, 25, 50 मिल जाता है। जब हर गरीब को घर देने का सपना सरकार का है, ऐसे में इन बुजुर्ग का इस तरह रोड पर रहना कहीं न कहीं सिस्टम और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। जौनपुर से अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, भारत समाचार।